आप -12 नंबर लाने वाले डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? सुनने में जितना डरावना लगता है, हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है और होती जा रही है। इस वक्त देश के मेडिकल सिस्टम में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। नीट पीजी 2025-26 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के नतीजे आए हैं और जो डेटा सामने आया है वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है बल्कि डराने वाला है और हमारे देश की हेल्थ केयर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसे, ये समझिए। रोहतक के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमएस ऑर्थोपेडिक्स की सीट उस कैंडिडेट को मिली जिसके 800 में से सिर्फ 4 नंबर आए हैं। जी हां, सही सुना आपने, 4 नंबर। ऑर्थोपेडिक्स वो डिपार्टमेंट है जिसमें हड्डियों का इलाज होता है, हड्डियों का ऑपरेशन होता है, जहां एक छोटी सी गलती किसी को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है। और ये तो बस शुरुआत है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी की सीट मिली है -12 नंबर लाने वाले कैंडिडेट को। माइनस नंबर का मतलब समझते हैं ना आप? यानी सवालों के सही जवाब से ज्यादा गलत जवाब दिए। दिल्ली की एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की सीट 800 में से 44 नंबर पर अलॉट हुई। जनरल सर्जरी, जहां पेट और शरीर के दूसरे अंगों के ऑपरेशन होते हैं, वहां 800 में से 47 नंबर पर सीट मिल गई। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 10 नंबर पर, एनाटॉमी में 11 नंबर पर और बायोकेमिस्ट्री में तो -8 नंबर पर भी सीट अलॉट हो गई है। यह सब खासकर रिजर्व्ड कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हुआ है, मतलब आरक्षण। सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? दरअसल जनवरी 2026 में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक फैसला लिया। फैसला क्या था? नीट पीजी की क्वालिफाइंग कट ऑफ को इतना नीचे गिरा दिया कि रिकॉर्ड ही टूट गए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 50वें परसेंटाइल से गिरकर सीधे 7वें परसेंटाइल पर आ गई और रिजर्व्ड कैटेगरीज SC, ST, OBC के लिए तो परसेंटाइल ही 0 कर दी गई। मतलब माइनस नंबर लाने वाले भी क्वालिफाई हो सकते हैं। रिजर्व कट ऑफ स्कोर था -40 आउट ऑफ 800। सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि 18,000 से ज्यादा खाली पड़ी पोस्ट ग्रेजुएट सीटें भर जाएं। लेकिन क्या सीटें भरना ही एकमात्र मकसद होना चाहिए या पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर तैयार करना मकसद होना चाहिए? डॉक्टर्स की चिंता कुछ और है, सुनिए। The MCC third round All India counseling results reveal a disturbing outcome. Candidates with negative scores out of 800 have been allotted MD and MS seats even in the premier institutes of our country. These will be our future surgeons and specialists. The outcome also indicates that this policy is largely benefiting the private medical colleges where seat filling appears to be taking precedence over merit. डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस ने इस फैसले को मेरिट का मजाक और पेशेंट सेफ्टी के लिए खतरा बताया। 15 मेडिकल एसोसिएशंस ने मिलकर नेशनल मेडिकल कमीशन को चिट्ठी लिखी। उनका कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इतनी भारी कटौती करना खतरनाक है। तो असली सवाल यही है कि जब एक डॉक्टर को बेसिक मेडिकल नॉलेज ही नहीं है तो वो आपकी सर्जरी कैसे करेगा या किसी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करेगा? किसी महिला की डिलीवरी कैसे कराएगा? आपकी हड्डी कैसे जोड़ेगा? फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने एक्स पर लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग तय करती है कि कौन ऑपरेशन करेगा, ICU मैनेज करेगा, लाइफ सेविंग डिसीजंस लेगा। मौजूदा नीट पीजी काउंसलिंग साइकिल में क्वालिफाइंग कट ऑफ अभूतपूर्व रूप से कम कर दी गई, बेहद कम। और यहां तक कि नेगेटिव स्कोर पर भी अब सीट अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल बन गए हैं लोग। खाली सीटें एक पॉलिसी चैलेंज है, लेकिन न्यूनतम प्रदर्शित योग्यता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। भारत को मेरिट पर चुने गए और इंटेग्रिटी के साथ ट्रेन किए गए स्पेशलिस्ट चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स की चिंता नहीं है, ये उन करोड़ों मरीजों की चिंता है जो इन डॉक्टर्स के हाथों में अपनी जान सौंपेंगे। मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। वरिष्ठ चिकित्सक, मेडिकल एसोसिएशंस और आम लोग सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम क्वालिटी डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं या सिर्फ सीटें भर रहे हैं? क्या योग्यता यानी मेरिट अब कोई मायने नहीं रखती? लेकिन इसी सिस्टम में एक और कहानी है।
एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब मेरिट हो, हिम्मत हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अथर्व चतुर्वेदी, जबलपुर का 19 साल का एक लड़का, 12वीं पास, वकील बनने का सपना नहीं, डॉक्टर बनने की चाहत, लेकिन किस्मत ने उसे पहले कोर्टरूम में खड़ा कर दिया, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। अथर्व ने नीट एक बार नहीं 2 बार क्लियर किया। 2024 की नीट एग्जाम में उसके 720 में से 530 नंबर आए। ये वो नंबर हैं जिनकी बदौलत आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से था और मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी ही लागू नहीं थी। सरकारी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटा था, लेकिन प्राइवेट में नहीं। अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी एक वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं की थी और सीनियर वकील हायर करने के पैसे नहीं थे, तो अथर्व ने खुद ही अपना केस लड़ने का फैसला किया। जुलाई 2024 में वो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, खुद दलीलें रखी, 103वें संवैधानिक संशोधन का हवाला दिया, आर्टिकल्स 15(6) और 16(6) को कोट किया और कहा कि प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अनिवार्य है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत उनकी दलीलों से इतने प्रभावित हुए कि मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें वकील बनना चाहिए। लेकिन अथर्व जानता था कि उसका फील्ड कौन सा है, उसे तो डॉक्टर बनना था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 साल के अंदर सीटें बढ़ाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करो, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। पॉलिसी अगले एडमिशन साइकिल यानी 2025 में भी लागू नहीं हुई। 2025-26 में अथर्व ने फिर नीट दिया। इस बार ईडब्ल्यूएस में रैंक आई 164, फिर भी एडमिशन नहीं मिला, तो इस बार वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 10 फरवरी 2026 की दोपहर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उठने वाली थी, तभी एक आवाज उठी, सर जस्ट 10 मोर मिनट्स। यह आवाज 19 साल के लड़के की थी जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था। बेंच ने उसे 10 मिनट दिए। अथर्व ने आर्टिकल 142 का हवाला दिया। उसने बताया कि कैसे उसने 2 बार नीट क्लियर किया, कैसे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से योग्य है और कैसे राज्य सरकार की नीतियों की कमियों की सजा एक मेधावी छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। उसने इमोशनली नहीं बल्कि कानून के हिसाब से अपनी बात रखी। संविधान और पिछले फैसले सब उसके पास थे और 10 मिनट बाद इतिहास बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एमबीबीएस एडमिशन दो और 7 दिन के अंदर अथर्व को कॉलेज अलॉट करो। कोर्ट ने कहा कि जब कैंडिडेट 2 बार नीट क्वालिफाई कर चुका है और वो ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से भी है, तो नीतिगत कमियों की वजह से उसे शैक्षिक अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। अथर्व जीत गया, लेकिन उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन हजारों ईडब्ल्यूएस छात्रों की जीत है जिन्हें सिस्टम की खामियों की वजह से सीटें नहीं मिल रही हैं। अब यहां अंतर समझिए, एक तरफ अथर्व चतुर्वेदी है, 530 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 2 बार नीट पास किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुद लड़ा, तब जाकर सीट मिली। दूसरी तरफ कोई है जिसके -12 नंबर है, किसी के 4 नंबर है, किसी के 10 नंबर है और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमडी फिजियोलॉजी, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी ऐसी क्लिनिकल सीट्स मिल गई। कोई कोर्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सीधे एडमिशन। ये प्रिविलेज नहीं तो क्या है? लेकिन ये विरोधाभास है कैसा? क्या मेरिट का कोई मोल नहीं रह गया? 530 नंबर लाने वाले को कोर्ट में लड़ना पड़े और -12 लाने वाले को रेड कारपेट। जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने अथर्व से कहा था, तुम वकील बनो, डॉक्टर नहीं, तुम गलत फील्ड में हो। लेकिन अथर्व को तो पता था कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। डॉक्टरी उसका सपना था और वो उसे पूरा करके रहेगा। लेकिन माइनस नंबर वालों का सपना क्या है? उन्हें पता भी है कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उस फील्ड के लिए तैयार है? ये पीजी की बात हो रही है, तो एमबीबीएस में उन्होंने क्या पढ़ाई की है? आरक्षण के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ कोर्टरूम या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, अब सड़कों पर और मंत्रियों के सामने भी फूटने लगा है। जमीन पर हालात क्या हैं, इसका ताजा सबूत मिला मध्य प्रदेश के खंडवा में। वहां के गवर्नमेंट कॉलेज में पंख नाम का छात्रोत्सव चल रहा था। चीफ गेस्ट थे कैबिनेट मंत्री विजय शाह। उम्मीद थी कि वो छात्रों का हौसला बढ़ाएंगे, कुछ नई घोषणाएं करेंगे। हालांकि उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए। जैसे ही मंत्री जी मंच से नीचे उतरे, उन्हें सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी की छात्राओं ने घेर लिया। इन लड़कियों के चेहरों पर डर नहीं, सवाल थे, जिन्हें सुनकर मंत्री जी
कुछ पल के लिए सन्न रह गए। पूरी बातचीत सुनिए आप। हम चाहते हैं कि कॉलेज में जो सामान से वाली लड़कियों को जाएगा ना पढ़ेगा वो जनरल वालों के लिए पिछड़े वर्ग वालों के लिए एक ही बार में समस्या आ जाएगी बेटा। वही नहीं तो जो बोले कि अगर सामान्य वर्ग की होगी पहले और अगर गरीब परिवार के तो उनको भी नया छात्रावास जो बनाएंगे उनको भी एडमिशन देंगे। बोला है सर, ऐसा बोला है। ये कॉलेज सिर्फ एसटी वालों का ही है क्या? ओबीसी और जनरल वालों का भी है ना? उन्होंने मना किया तो फिर वो सामग्री सिर्फ उनको ही क्यों मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है? पढ़ाई के लिए जो भी आया हुआ है स्टेशनरी वो हमें भी चाहिए। अभी आपको जो लगे सीएम से बात करना उन्हें मिलवाऊंगा। चलो आप आ जाना, मैं मिलवा दूंगा। मंत्री विजय शाह के पास बच्चियों के सवालों का कोई ठोस जवाब तो था नहीं। वो कभी इधर देखते कभी उधर, आखिर में बस इतना कह पाए कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और वहां से निकल गए। आश्वासन तो मिल गया, लेकिन उन छात्राओं के सवाल आज भी वही हैं। और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ। रायपुर में छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुद्दा था हॉस्टल आवंटन और सुविधाओं में भेदभाव का। वहां भी जनरल और ओबीसी छात्रों का यही दर्द था। उनका कहना था कि सरकारी हॉस्टल में एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो मेरिट से ज्यादा जाति पर आधारित है। अच्छे नंबर लाने के बावजूद जनरल कैटेगरी के गरीब छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहे, जबकि कम नंबर वाले सिर्फ आरक्षण की वजह से सुविधाएं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी छात्रों में भारी आक्रोश है, जहां पारदर्शिता और मेरिट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। तो चाहे वो खंडवा हो या रायपुर, छात्रों का दर्द एक ही है। वो किसी से नफरत नहीं कर रहे, वो किसी का हक नहीं मारना चाहते, वो बस इतना पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है? क्या सामान्य वर्ग में पैदा होना गुनाह हो गया है? क्या हमारे सपनों की, हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? ये वो छात्र हैं जो सिस्टम से खैरात नहीं, बराबरी मांग रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? चुप्पी, टालमटोल वाले जवाब और नेताओं का हम देखेंगे वाला रटा रटाया आश्वासन। नेताओं को अपने वोट बैंक की ज्यादा चिंता है। जब एक स्टूडेंट मेहनत करता है, रात रात भर जाकर पढ़ाई करता है और फिर उसे पता चलता है कि उसे वो किताब नहीं मिलेगी, वो हॉस्टल नहीं मिलेगा, वो सीट नहीं मिलेगी जिसका वो हकदार है, सिर्फ उसकी जाति की वजह से, तो जो गुस्सा पैदा होता है वो किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। खंडवा की उन लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई वो अब एक मिसाल बन रही है, और वो चिंगारी अब धीरे धीरे दूसरे शहरों और कॉलेजेस तक भी पहुंच रही है। इन सारी घटनाओं, आंकड़ों और गुस्से के बीच हमें एक पल रुककर सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आरक्षण, जब संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया था तो उनका मकसद बहुत साफ था, समाज के उस तबके का हाथ पकड़कर आगे लाना जो सदियों से पीछे छूट गया था। मकसद था उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, ना कि मेरिट को खत्म करना। और मुझे नहीं लगता इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं या जो लोग गरीब हैं या जिनको सो कॉल्ड नीची जाति कहा जाता है वो आगे ना बढ़े। हर कोई चाहता है, लेकिन उनके जो खराब हालात हैं वो कैसे खत्म होंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छी शिक्षा देने से, अच्छा वातावरण देने से, अच्छी परिस्थितियां देने से, ना कि -12 और -8 पर एडमिशन देने से। जो आरक्षण बना था आज वो सामाजिक न्याय का हथियार नहीं बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने का तवा बन गया है। नीट पीजी में 0 या नेगेटिव मार्क्स पर भी एडमिशन देने का फैसला आखिर किसके फायदे के लिए है? सरकार का तर्क है कि जब देश में डॉक्टरों की कमी है तो मौजूदा बुनियादी ढांचे और सीटों को खाली रखना सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए है जिनकी करोड़ों की फीस भरने वाले छात्र नहीं मिल रहे थे। 0 कट ऑफ से अब वो संपन्न छात्र भी एडमिशन ले सकेंगे जिनके अंक बहुत कम या नेगेटिव हैं, जिससे प्राइवेट कॉलेजेस का बिजनेस चलता रहेगा। जब आप मेरिट को इस तरह कुचलते हैं तो उसका असर सिर्फ एक एग्जाम या एक सीट तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे देश के टैलेंट पर पड़ता है। यही वजह है कि आज हमारा देश ब्रेन ड्रेन की समस्या से जूझ रहा है। OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 75,000 भारतीय डॉक्टर्स आज OECD देशों में काम कर रहे हैं। OECD का मतलब है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, 38 सदस्य देशों का एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो लोकतंत्र और मार्केट इकोनॉमी के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश शामिल हैं। तो हर साल हजारों होनहार छात्र
चाहे वो डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स, भारत छोड़कर इन्हीं OECD देशों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उनकी कद्र नहीं है। जबकि आप सोचिए कि भारत का मेडिकल सिस्टम हमेशा से कितना अच्छा माना गया है। दूसरे देशों से इलाज कराने लोग भारत आते रहे हैं क्योंकि यहां डॉक्टर्स अच्छे थे और फीस कम थी। लेकिन क्या ये हालात आगे भी जारी रहेंगे, ये एक सवाल है। एक होनहार छात्र सोचता है कि मैं दिन रात मेहनत करूं, अच्छे नंबर लाऊं और फिर भी सिस्टम मुझे धक्के मारे। वहीं दूसरी तरफ कोई बिना मेहनत किए सिर्फ सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर मेरी जगह ले ले, तो वो छात्र क्या करेगा बताइए? वो वहां जाएगा जहां उसकी योग्यता की कद्र हो। और जो टैलेंट यहां रुक भी गया, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि जब हम मरीज बनते हैं ना, तो हम हमारी जाति नहीं देखते, ना डॉक्टर की जाति देखते हैं। हम एक मरीज होते हैं, हमारा इलाज करने वाला एक डॉक्टर होता है, और हम सब ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर मिले, पढ़ा लिखा। सोचिए, लेकिन जब एक ऐसा डॉक्टर जिसे बेसिक एनाटॉमी नहीं आती वो ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होगा, तो किसकी जान खतरे में होगी? आपकी और मेरी। जब एक ऐसा इंजीनियर जिसे बेसिक फिजिक्स नहीं पता वो पुल बनाएगा, तो पुल किसके ऊपर गिरेगा? आपके और मेरे ऊपर। जब एक ऐसा अफसर जो मेरिट से नहीं बल्कि आरक्षण से पास हुआ है नीतियां बनाएगा, तो देश का क्या होगा? क्वालिटी ऑफ सर्विस सिर्फ एक शब्द नहीं है, हमारी और आपकी सुरक्षा है। हम अच्छे अस्पताल चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छा प्रशासन चाहते हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी प्रोफेशनल्स पैदा कर रहे हैं? आज ये देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हमें एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा, और वो सच ये है कि 75 साल पहले जो दवा यानी रिजर्वेशन हमारी बीमारी यानी सामाजिक असमानता को ठीक करने के लिए दी गई थी, आज वही दवा साइड इफेक्ट्स दे रही है। आज देश के हर कोने से, चाहे वो जनरल कैटेगरी का छात्र हो या कोई गरीब ओबीसी, एक ही आवाज उठ रही है, आरक्षण का आधार जाति नहीं, जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, भूख सवर्ण को भी लगती है और दलित को भी। अब बात क्रीमी लेयर की। हम सब ने वो कहानियां सुनी है जहां एक आईएएस अफसर का बेटा जो लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, वो आरक्षण का फायदा लेकर टॉप कॉलेज में सीट ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव के गरीब दलित परिवार का बच्चा जिसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, वो देखता रह जाता है। यही है क्रीमी लेयर का मुद्दा जो आज तेजी से गर्मा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त 2024 में एक ऐतिहासिक बात कही थी। राज्यों को SC/ST के अंदर भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए। कोर्ट का तर्क था कि आरक्षण का असली मकसद समानता है, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक आरक्षण का फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो वाकई में पिछड़े हैं, जो वाकई में संघर्ष कर रहे हैं, जो गरीब हैं। अगर एक ही परिवार की पीढ़ियां दर पीढ़ियां आरक्षण का लाभ उठाती रहेंगी, तो उसी समाज के गरीब और वंचित लोग तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो रास्ता क्या है? समाधान मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि आर्थिक आधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। EWS आरक्षण एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन क्या 10% काफी है जब गरीबी हर वर्ग में है? दूसरा, क्रीमी लेयर को सख्ती से लागू करना होगा। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप मुख्य धारा में आ चुके हैं, तो अपनी बैसाखी किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। यही असली सामाजिक न्याय होगा। और सबसे जरूरी बात, मेरिट को बचाना। कुछ साल पहले यूपीएससी टॉपर टीना डाबी इसका उदाहरण है, जिन्होंने उच्च अधिकारी की बेटी होने के बावजूद यूपीएससी प्रीलिम्स में रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भरा, जिनके माता पिता आरक्षण का इस्तेमाल करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बन चुके हैं। वो बच्चे ना तो गरीब हैं, ना वंचित, ना शोषित। तो फिर वो आरक्षण क्यों लेते हैं? क्यों नहीं वो सामान्य श्रेणी से परीक्षा देकर वो सीट किसी जरूरतमंद SC/ST कैंडिडेट के लिए छोड़ देते? मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च, ये ऐसी फील्ड्स हैं जहां हम समझौता नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां हर बच्चे को स्कूल लेवल पर समान अवसर मिले। अच्छा स्कूल हो, अच्छे शिक्षक हों, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी कोचिंग, अच्छी किताबें, ताकि जब वो एग्जाम में बैठे तो वो बराबरी की टक्कर दे सके। यहां पर किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ पासिंग मार्क्स कम करके या 0 पर एडमिशन देकर हम किसी का भला नहीं कर रहे, हम उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। और देश का तो जो नुकसान हो रहा है वो तो समय ही बताएगा। ये लड़ाई किसी एक जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। चाहे वो अन्याय किसी गरीब ब्राह्मण के साथ हो या किसी गरीब दलित के साथ,
हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां एक डॉक्टर की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से हो, जहां एक छात्र को अपना हक मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस ना करनी पड़े। तो आज मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रही हूं, क्या हम 2026 में भी 1950 के चश्मे से ही दुनिया को देखेंगे, या अब चश्मा बदलने का वक्त आ गया है? क्या जब आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो आप ऐसे किसी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए तैयार हैं जिसके पीजी एंट्रेंस में 800 में से 4 या -12 नंबर आए हों? अपनी जाति से ऊपर उठकर इस सवाल का जवाब सोचिएगा।